Dear students, today we will discuss about the political causes. Okay, so there are so many causes behind the French Revolution. Why the important cause means why the political causes, economic causes, religious causes were responsible for starting the French Revolution. So we will discuss one by one. So first one is the political causes. Okay, so let's start. See, this is the French monarchy means 1775 to 1793. During that time, the French monarchy was there, and strongly the Bourbon dynasty was ruling means that during the period of Louis XVI. See, here is the picture about the Louis XVI and his Queen Mary Antoinette. So, what was the important points and about the during that period? What was the political condition was that, and why the revolution was started, and why the political causes was responsible means political causes were responsible for starting the revolution. Okay, so in 1774 देखो बुक में बहुत सारा कॉजेस दिया हुआ है, बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स को कौन कौन सा पॉइंट्स को हम लोग पॉलिटिकल कॉज में रखेंगे उसके ऊपर में अभी देखेंगे. So in 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. फ्रांस का राज सिंहासन आरोहण किए थे लुई 16 1774 में. एंड ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज 20 years old. उनको सिर्फ 20 साल हुआ था और 20 साल में ही मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोइने. मेरी एंटोइने सी वॉज द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस एंड उनको वो शादी किए थे एंड हु ऑलवेज इंटरफेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन मेरी एंटोइने जो है हर समय में फ्रांस का शासन व्यवस्था में मतलब इंटरफेयर करते थे. एंड ही रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्की और एक छत्रवाद शासन मतलब चला रहे थे लुईस 16. उससे पहले भी जो लुईस 14 लुईस 15 जो थे ड्यूरिंग द टाइम आल्सो डिक्टेटरशिप वाज इन फ्रांस, बट इन लुईस 16 इट वाज सो मींस बहुत क्रिटिकल कंडीशन तक गया था. So he had maintained a huge army and built a big extravagant court at the immense palace. ये एक तो बहुत बड़ा सा आर्मी जो कि ह्यूज आर्मी को मेंटेन करते थे एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट उनका पैलेस में ही था जो कि वर्साइल्स में उनका पैलेस था राजभवन में, और व्हिच ट्रेन द वेल्थ ऑफ फ्रांस, जिसके कारण से पूरा राजकोष जो है पैसा जो है फ्रांस का वो पूरा खर्चा हो जाता था. ओके, सो सी इट इज द पैलेस. हियर इज सम पिक्चर इज गिवन हियर, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट जो है पैलेस का दिया हुआ है. सो ये था मतलब लुई 16 और मेरी एंटोइने जो थे उस समय में उनका पैलेस. एंड पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल में देखो यहाँ पे ये जो पैलेस जो है ये गार्डन की तरफ जो दिख रहा है इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पैलेस, और ये था उनका एक एक कमरे के बारे में दिया हुआ है कुछ पार्ट्स. ओके, सो तुम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे वर्साइल्स में जो राजभवन था मतलब लुई 16 का वो कितने कंफर्ट एंड लग्जरियस लाइफ लीड करते थे, बट उस समय में कॉमन पीपुल का ध्यान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था और उसमें कैटेगरी वाइज समाज को सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. ओके, बट इट इज द पैलेस ऑफ वर्साइल्स. So there was a political body known as States General to which 3 states sent their representatives to discuss contemporary issues. यहाँ पे एक तो political body था मतलब जिसको स्टेट जनरल बोला जाता था. वहां पे क्या होता था ना, 3 स्टेट्स जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थे ये 3 स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ कंटेम्पररी इश्यू को लेकर के डिस्कशन करने के लिए भेजने के लिए बोला जाता था, और स्टेट जनरल में सब आकर के उपस्थित रहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव होकर के आते थे तीनों में से, मतलब क्लेर्जी से, नोबिलिटी से एंड थर्ड स्टेट से. So however the monarchy alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. 1614 में एक ठो मीटिंग हुआ था मतलब लुईस का टाइम पे, लेकिन लुईस 16 का टाइम पे नहीं. बट ये कैसा संभव है कि मोनार्क जो है मतलब ये डिसाइड कर पाएगा मीटिंग में कि क्या होगा, मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर दैट मोनार्की मींस द फॉर द किंग. सो दैट लास्ट टाइम इट वाज डन in 1614.
देखो यहाँ पे द स्टेट जनरल लास्ट 1614 में कैसा यहाँ पे मतलब हुआ था एक ठो मीटिंग। यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये मतलब सामने सामने बैठते थे और पीछे खड़े होकर के रहते थे थर्ड स्टेट, अंडरस्टूड। और यहाँ पे बैठे हैं सम्राट जो कि एम्परर। सो यहाँ पे जो ये क्लेर्जी और नोबिलिटी जो है ना, इन लोगों का बात को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ये जो थर्ड स्टेट जो है जिसका की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसका बात के ऊपर में ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, उनका बात कोई नहीं सुनता था वहां पे। सो उसके बाद क्या हुआ देखो, द ईच स्टेट हैड वन वोट, सबका वोट का वैल्यू 1 था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सारे नंबर्स का जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव थे सबका वोट का मूल्य जो है वैल्यू जो है 1 था। सो द स्टेट जनरल हैड पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। सो ये जो दोनों का जो ज्यादा लोग रहते थे क्लेर्जी और नोबिलिटीज के, ये लोग तो जरूर वोट देंगे क्योंकि ना उनको लाइफ में कुछ असुविधा नहीं, इन लोग को टैक्स देना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, तो जैसा भी करके कोई भी लॉ हो, कोई भी नियम कानून हो, उसको पास कर दिया जाता था। सो द स्टेट जनरल हैड पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। सो स्टेट जनरल में क्या होता था, टैक्स को इंक्रीज करने के लिए पावर उन लोगों को मिल जाता था, क्लेर्जी और नोबिलिटी को, जिसके कारण से ये जो थर्ड स्टेट को बहुत प्रॉब्लम होता था। देखो यहाँ पे लॉ कैसा बना जाता था मोनार्की सिस्टम में, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमारा डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में होता है। ओके, सो यहाँ पे क्लेर्जी एंड नोबिलिटी मिलकर के डिसाइड कर देते थे, लेकिन थर्ड स्टेट को बुलाया जाता था, वो लोग खाली खड़े रहते थे, उनका बात कोई नहीं सुनता था। और वहां पे 300, 300, 600 हो जाते थे, तो उनका वोट का वैल्यू भी ज्यादा हो जाता था और बिल पास होने से टैक्स इंक्रीज हो जाता था। सो ड्यूरिंग द टाइम वन नंबर वाज देयर, इतना हमको याद रखना है, ये 1789 में जो हो रहा था, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है बुक में, बट ड्यूरिंग द टाइम सम पीपुल आल्सो दे आर क्लेर्जी एंड नोबिलिटी। सो सी हियर थर्ड स्टेट्स मेन प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये जो नेशनल मतलब यहाँ पे जो स्टेट जनरल बनाने के बाद थर्ड स्टेट्स का प्रॉब्लम क्या था, देखो लार्जेस्ट ग्रुप विथ ओनली 1 वोट इन द स्टेट जनरल्स, ये जो उन दोनों को मिला करके लार्जेस्ट ग्रुप जब बन जाता था, उस समय में उनका वोट का पावर ज्यादा हो जाने से ये लोग सारे पावर उनके हाथ में रह जाता था। और थर्ड स्टेट वांटेड ईच पर्सन्स वोट टू काउंट एंड टू प्रोटेस्ट, मतलब यहाँ पे ऐसा सुविधा हुआ कि जो टू प्रोटेस्ट द अनफेयर वोटिंग द थर्ड स्टेट टेल्स द किंग टू गेट लॉस्ट एंड, मतलब बिल्कुल भी राजा का ये नियम को पसंद नहीं किए और इसको एक तो अनफेयर वोटिंग बोल के प्रोटेस्ट करने लगे, कौन, थर्ड स्टेट। सो इसलिए गेट लॉस्ट बोले और दे मेक देयर ओन गवर्नमेंट कॉलिंग देमसेल्व्स द नेशनल असेंबली। तो ये लोग बोले कि हम लोग एक ठो अपना असेंबली बनाएंगे, ये हम लोग और क्लेर्जी और नोबिलिटी के साथ नहीं रहेंगे, हमारा जो नेशनल असेंबली बनेगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और वहां पे हमारा गवर्नमेंट एक ठो अलग सा बनेगा जिसमें सारा व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए राजा को मतलब लुइस को 16 को हाँ करना पड़ेगा। तो ऐसा था, इट वाज द पॉलिटिकल कॉज। अच्छा क्या लग रहा है तुम लोग को, यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब ये जो नेशनल असेंबली बनाने के लिए राजा ने अनुमति परमिशन दे दिए होंगे, या हम ये लोग यदि बना दिए तो यदि राजा अनुमति नहीं देंगे तो कुछ फायदा नहीं। तो क्या हुआ उसमें, राजा हाँ बोले, एम्परर का मतलब परमिशन था इसमें, या नेशनल असेंबली सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, इसको हम लोग देखेंगे रिवोल्यूशन में। सो इट वाज द political cause of French Revolution. So today you will means watch that video only about the political cause. ये political cause के बारे में जितने सारा points जो बोला गया, इसको तुम लोग कॉपी में लिखो और याद रखो, because political cause is also one of the important question from in your exam. So next video I will discuss with you about the economic cause. Okay, till then bye.